एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आज आप सबके सामने कल जो हमने पहला पार्ट प्रोलैप्स का लाया था, आज हम प्रोलैप्स के दूसरे पार्ट को लाएंगे। प्रोलैप्स के पहले पार्ट में हमने बताया था कि प्रोलैप्स के होने के क्या क्या रीज़न हैं, चाहे वो प्रीपार्टम प्रोलैप्स हो या पोस्टपार्टम प्रोलैप्स हो, उन दोनों के क्या क्या वजह होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। आज हम प्रोलैप्स के पार्ट 2 में जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि चाहे वो प्रीपार्टम प्रोलैप्स हो चाहे वो पोस्टपार्टम प्रोलैप्स हो, उनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और कुछ जानकारी मैनेजमेंटल भी इसमें दिया जाएगा, क्योंकि हमारे किसान भाई अगर इस मैनेजमेंटल पार्ट को कर लेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सफल रहता है। क्योंकि मैनेजमेंट वाला पार्ट अगर आप नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट आपका लंबा खींचेगा, आपका ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीपार्टम प्रोलैप्स अगर हमारे एनिमल्स को हो गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। जब भी मैं अपने किसान भाइयों को बताता हूँ कि जब भी आपका पशु बच्चा देने वाली स्थिति में हो, बच्चा देने के लगभग 2-3 महीना पहले या जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पेशाब के रास्ते से उसके अंदर का कोई भी आर्गन्स बाहर दिखाई दे, तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपके यहाँ अगर कहीं से भी शराब मिल जाए, जो देसी शराब होता है वो मिल जाए, तो उसका आप प्रॉपरली उसको छिड़काव कर दें। छिड़काव करने का मेन उद्देश्य होता है कि वो बेसिकली जितने भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो किल कर देता है। इसके बाद अपने निकटतम जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हों उनके पास जाएं और उनको बतावें और उनके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई करें। मैं बताऊंगा कि प्रीपार्टम प्रोलैप्स जब भी कभी हो तो पहला स्टेप क्या किया जाता है कि जो भी प्रोलैप्स मास है उसको 2% पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से पहले प्रॉपरली वॉश कर लें। दूसरे स्टेप में क्या करें कि इसको वॉश करने के बाद लिग्नोकेन जेली आती है, लिग्नोकेन जेली को इस प्रोलैप्स मास पे उसकी पेंटिंग करके जो भी प्रोलैप्स मास है उसको अंदर अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जिस जगह पे हम अपने पशु को बांध रहे हैं, ये थोड़ा सा जिस फ्लोर पे उसको रखे हुए हैं, जिस जगह पे उसको रखे हुए हैं, वो इस तरीके से अरेंज कर लें कि आपका पशु का जो अगला पैर रहे वो नीचे रहे और जो पिछला पैर रहे वो लगभग 7 इंची ऊपर रहे। ये एक स्लोप इस तरीके से बना दें कि अगर पशु बैठे तो उसका कई बार किसान भाई हमारे ये करते हैं कि आगे गड्ढा कर दिए, पीछे ऊंचा कर देते हैं, और फिर जब पशु बैठता है तो जो गड्ढे का कोर होता है वो जा कर के पशु को गड़ता है। तो हमेशा इस पे ये ध्यान देंगे कि स्लोप वाइज बनावें, एक चीज़, और दूसरा ध्यान ये दें कि स्लोप राउंड में बनावें, कि ऐसा ना हो कि पशु एक जगह आपने स्लोप बना दिया और फिर पशु दूसरी जगह जा कर के वो खड़ा हो जाए। तो इस कंडीशंस में हमको ये सेट करना होता है कि पशु एक बराबर प्लेन पे ना खड़ा हो। ये श्योर करें जहाँ भी उसको बांधे कि अगला पैर जो है वो नीचे रहे और पिछला पैर लगभग 7 इंची ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद एक और हमारे किसान भाइयों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ऐसे पशु को चारा दे रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा चारा दें और कई बार में दें। एक और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार कुछ मेज होते हैं जिसको मक्का बोला जाता है, बार्ली होता है जिसको जई बोला जाता है, इन सब में फंगस लगा होता है। अगर इस तरीके का फंगस लगा हुआ भी अगर आप फीड दे देते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें जो भी उसको दाना आप दे रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी मॉइस्चर या फंगल इन्फेक्शंस ना हो। इस प्रीपार्टम प्रोलैप्स में अगर हम ट्रीटमेंट में अगर इंजेक्टेबल सेक्शंस में आप बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम का यूज किया जाता है, फास्फोरस का यूज किया जाता है, मल्टीविटामिन्स का यूज किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का एक इंटरवल कभी किसी केस में हम
15 दिन के इंटरवल पे देते हैं, किसी में 10 दिन के इंटरवल पे देते हैं, किसी केस में हम 1 महीना के इंटरवल पे देते हैं। जैसी उसकी सीवियरिटी होती है उसके बेसिस पे हम प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स यूज करते हैं। बाकी ये इसके अलावा हम मिनरल मिक्सचर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं ताकि जो रिमेनिंग आपके मिनरल्स होते हैं जो उनकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये सारी समस्या आती है वो दूर किया जा सके। कल के काज में हमने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर जो मिनरल्स की कमी होती है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम और जिंक इनकी कमी होती है। तो इनकी कमी को हम मिनरल मिक्सर से अगर पूर्ति करा देते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगर हमारा पोस्टपार्टम प्रोलैप्स है। पोस्टपार्टम प्रोलैप्स में ज़्यादातर केस में आपको यूट्रस का प्रोलैप्स मिलेगा। मतलब यूट्रस का सारा पार्ट जो होगा, चाहे वो हार्न का पार्ट हो, चाहे उसका बॉडी का पार्ट हो, वो सारा का सारा, या सर्विक्स का पार्ट हो, वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। जब भी आपके यूट्रस का पोस्टपार्टम प्रोलैप्स का केस मिले तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना होता है उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के बाद फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से कोई भी कैथेटर लगा करके उसके यूरिन को बाहर निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ जब भी आप प्रोलैप्स मास को अंदर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा होता है वो अंदर जाने से रोकता है। तीसरा स्टेप ये करना होता है कि आप जो भी प्रोलैप्स मास का जितना भी पार्ट है उसको आप 2% पोटेशियम परमैंगनेट या नॉर्मल सलाइन से प्रॉपरली वॉश कर लेंगे और उसको किसी साफ प्लेस पे रखेंगे, चाहे नीचे कोई कपड़ा लगा लें, साफ़ सुथरा हो, या जो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की भी हो। इसके बाद जो भी प्रोलैप्स मास है उसके साइज़ को आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे केस मिलेंगे कि जिसमें जो प्रोलैप्स मास होता है वो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो भी प्रोलैप्स मास है उसके साइज को आपको कम करना होगा। और साइज को कम करने का क्या तरीका होता है, आप जब प्रॉपरली उसको वॉश कर दें, वॉश करने के बाद यूट्रस के ऊपर आपको किस चीज़ का छिड़काव करना है, अगर मतलब आपके यहाँ जो भी उपलब्धता हो, चाहे वो साल्ट का हो, चाहे वो शुगर का हो, और चाहे वो एल्कोहल का हो, उसके माध्यम से इसकी साइज़ को आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब साइज़ आप कम कर पाएंगे तभी उसको आप अंदर ले जा पाएंगे। इसके बाद फिर अगले स्टेप पे क्या करना है कि जो भी हमारा प्रोलैप्स मास है उसको कायदे से चेक करना है कि कहीं ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ पे उसकी टेयरिंग हो गई हो। अगर कई ऐसी जगह मिलता है जहाँ पे जो यूट्रस है वो फट गया है, तो उस केस में सबसे पहले आप जो करेंगे, जो क्रोमिक कैटगट होता है, एक सूचर मटेरियल होता है, इससे लैम्बर्ट सूचर लगा के उसको प्रॉपरली सूचर कर लेंगे। इसके बाद फिर प्रोलैप्स मास को आप अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और प्रोलैप्स मास को अंदर ले जाने का तरीका ये होता है कि किसी तरीके से या किसी भी माध्यम से पहले प्रोलैप्स मास को इसके बॉडी जो हमारा एनिमल्स होता है, चाहे वो रिकम्बेंट स्टेट में होता है और चाहे वो स्टैंडिंग स्टेट में होता है, दोनों स्टेट में उसके बॉडी, उसके शरीर के ऊपर ले जाना होता है। और जब आप ऊपर ले जाएंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर आप उसको गाइड करते रहेंगे और गाइड करने के साथ साथ आप थोड़ा सा पुश करते रहेंगे तो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। ज़्यादातर आप देखेंगे आधा पोर्शन को जाने में समस्या होता है, और जैसे ही आधा पोर्शन अंदर चला जाता है उसके बाद रिमेनिंग जो आधा पोर्शन बचता है वो बहुत आसानी से चला जाता है। ध्यान ये देना होता है कि जो भी आप ये प्रोलैप्स मास है इसको जब अंदर ले जा रहे हों तो जो प्रेस करना होता है उसका भी एक पैटर्न होता है। अगर आप गलत पैटर्न से उसको प्रेस करेंगे तो जो उसका यूट्राइन वॉल है वो फटेगा, जो कैरेंकल्स है वो फटेगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतना ज़्यादा वो खतरे में जाएगा। मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि पशु में इतनी ब्लीडिंग हो गई कि वो एनिमल्स मर जाता है।
तो ये इंश्योर करना है कि ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो। जब यूट्रस सारा का सारा पोर्शंस अंदर चला जाए, उसके पोस्टपार्टम प्रोलेप्स में जब हम लोग यूट्रस को प्रॉपरली अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसमें मेट्रोसिल और इसके अलावा जो भी लोकल्स में बोलस के फॉर्म में इंट्रायूट्राइन एंटीबायोटिक मिलता है उसको हम लोग डाल देते हैं। इसके बाद जो फ्लूइड थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें बेसिकली डेक्सट्रोज आरएल को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो यूज करते हैं वो माइफेक्स का यूज किया जाता है, और इंजेक्शन में हम लोग जो यूज करते हैं वो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो वहाँ पे अवेलेबल होता है उसका यूज किया जाता है। जो पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं फ्लुनिक्सिन म्यूग्लोबाइन यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शंस यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शंस बेसिकली यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, जिससे यूट्रस का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और फिर वो दोबारा से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है उसमें। इसके अलावा जो भी वहाँ पे मल्टीविटामिन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिर ये जो हमारा थेरेपी होता है जिसमें हम कैल्शियम से लेकर के जितनी भी थेरेपी होती है ये हम 2 दिन मिनिमम कराते हैं, और 2 दिन जब हम करा देते हैं तो हमारा एनिमल्स लगभग 90% हमारा रिकवर हो जाता है। इसके अलावा जो हमने प्रीपार्टम प्रोलैप्स में आपको बताया था कि एनिमल्स को जहाँ बांधना है वहाँ इस तरीके से बांधे कि वो स्लोप में सेट हो जाए, और स्लोप इस तरीके से हो जो अगला पैर आपका हो नीचे रहे और पिछला पैर लगभग 7 इंची ऊपर की तरफ रहे। तो इस तरीके से जब कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हमको सफलता मिल जाती है। एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान देना है कि यूट्रस में जो भी प्लेसेंटा हमारा है, जो भी हमारा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपरली एकदम क्लीन कर लेना, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा पार्ट उसमें अंदर जाएगा तो यूट्रस को वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर एक्सपेल करने की कोशिश करेगा, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से यूट्रस दोबारा से बाहर आ जाएगा। तो दोबारा ऐसी स्थिति ना हो तो एक बार आप उसको प्रॉपरली ज़रूर साफ कर लीजिएगा, और एक बार प्रॉपरली देख भी लीजिएगा कि ताकि गलती से भी कोई पार्ट दोबारा से फेटल मेम्ब्रेन का अंदर ना जाए। इसके बाद बहुत सारे केस आपको ऐसे मिलता है कि हमारा जो भी वहाँ फील्ड प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं वो यूट्रस को अंदर डाल देते हैं, डालने के बाद फिर वो बाहर भाग रहा होता है, बार बार ऐसा करना होता है। ज़्यादातर केस में ऐसा इसीलिए होता है कि वो प्रॉपरली साफ़ सफाई नहीं करते हैं, और जब भी यूट्रस में इन्फेक्शंस होगा और हमारा बॉडी का नेचर होता है कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे बॉडी के अंदर होता है तो उसको हमेशा बाहर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से यूट्रस में ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस होता है और फिर वो यूट्रस बाहर आ जाता है। तो अगर आप हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन बढ़िया से रखेंगे, बढ़िया से उसकी साफ़ सफाई रखेंगे, फिर वो अगर उसको प्रॉपर प्लेस पे आप सेट कर देंगे तो वो काफ़ी संभावना है कि वो सही हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ये सारा चीज़ करने के बाद भी नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो बल्बर लिफ होता है उसमें सूचर लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचर लगाने में 2 सावधानी सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आप इस तरीके का सूचर लगाएंगे कि जिससे उसको पेशाब करने में कोई समस्या ना हो, और दूसरा ये ध्यान देंगे कि ऐसी जगह इतना बाहर की तरफ ही मत लगाए कि ज़रा सा प्रेशर पड़े और वो फट जाए। तो इस सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु सही समय पे और जल्दी सही हो जाएगा। और हम अपने सभी फील्ड वेट्स को एक और जानकारी देना चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपीरियंसेस के आधार पर है कि अगर कोई किसान आए और आपसे ये कहे साहब बच्चा देने के पहले ये थोड़ा थोड़ा प्रोलैप्स कर रही थी, लेकिन बच्चा नॉर्मली हो गया है, लेकिन अब भी ये थोड़ा सा लगता है कि ये बाहर निकालेगी, बच्चेदानी का कुछ पार्ट बाहर निकालेगी, तो ऐसी परिस्थिति में हम एक इंजेक्शंस जो यूज करते हैं, ज़्यादातर ये ह्यूमन में यूज किया जाता है, आइसॉक्सिप्राइन।
आइसॉक्सीप्लाइन एक ऐसा इंजेक्शन है जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें वैसोडायलेशंस का वर्क करता है और जो यूट्राइन मसल्स होता है उसको रिलैक्स करता है। इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि उसका ये रिजल्ट आता है कि अगर उस एनिमल्स में प्रोलैप्स होना होगा तब भी वो नहीं होगा, मतलब उसमें प्रोलैप्स की स्थिति नहीं बनी। अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स में इसका यूज़ किया है उसमें किसी में भी ऐसा कंडीशंस डेवलप नहीं हुआ कि उसमें प्रोलैप्स हुआ हो।